जी नमस्कार। इस वक्त मैं जुड़ रहा हूं आपसे लंदन के वेस्टमिंस्टर इलाके से, जहां पे इनका हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है। और सामने जो ये डिब्बे में कैद इंसान हैं, इनका नाम है श्री विंस्टन चर्चिल, द्वितीय विश्व युद्ध के साहसी जांबाज और ब्रिटिश इमेजिनेशन के तथाकथित सबसे बड़े नायक। ये नायक इस वक्त इस ताबूत में कैद हैं। इनकी ये गति क्यों बनी हुई है कि ये गांधारी या धृतराष्ट्र की तरह आंख मूंदे हुए हैं और पूरी तरीके से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था, यहाँ की स्वास्थ्य प्रणाली संकट के दौर से गुजर रही है। इनके इस डार्केस्ट आवर पे मैं और प्रकाश डालूंगा इस वीडियो में आगे। कृपया जुड़े रहें। कोरोना वैश्विक महामारी में जिस वक्त पूरी दुनिया और ब्रिटेन भी पूरी तरीके से परेशान है, चरमराया हुआ है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, रहन सहन हो, लोगों का स्वास्थ्य हो, इस आपात घड़ी में हमें विंस्टन चर्चिल के स्टैचू को देखने से महरूम कर दिया गया है। इनका स्टैचू जाहिर सी बात है इसीलिए लगाया गया था कि हम एज अ पीपल, एज अ सिटीज़न इनके स्टैचू को देखें और इनके जीवन से कुछ प्रेरणा प्राप्त करें और वर्तमान में आए हुए संकट से लड़ने में ये हमारी सहायता करे। पर इसके ठीक विपरीत इनका ये स्टैचू या बुत इस वक्त एक ताबूत में कैद है। ऐसा क्यों हुआ है? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले एक महीने में पूरी दुनिया में नस्लवाद या रेसिज्म के खिलाफ एक ज़बरदस्त मुहिम छिड़ी हुई है। इसी मुहिम का गुस्सा अब ब्रिटिश शोर्स पे भी आ गया है। ब्रिटिश समाज के इस वक्त दो मत हैं। एक मत जो इन्हें खलनायक मानता है और चाहता है कि इनका स्टैचू यहाँ से हटा दिया जाए, और इसे तोड़ने का भी प्रयास किया गया पिछले कुछ दिनों में। और दूसरा मत ये कहता है कि ये ब्रिटिश इतिहास के सबसे बड़े नायकों में हैं और इनको यहीं रहना चाहिए ताकि ये हमें प्रेरणा देते रहें। अब नायक और खलनायक के बीच में झूलते हुए चर्चिल साहब अपने डार्केस्ट आवर में पूरी तरीके से कैद हैं। जो लोग इन्हें नायक मानते हैं वो याद दिलाते हैं कि चर्चिल साहब ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका और रूस की मदद से हिटलर यानी कि जर्मन फासीवाद को 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में हरा दिया था। और हिटलर की हार की वजह से ही जो दुनिया आज हम देखते हैं, जहां डेमोक्रेसी बहुत जगह फैली हुई है और फासीवाद अभी भी रिलेटिवली कम जगहों पे देखा जाता है, ये स्थिति बनाने में, दुनिया को इस वक्त रहने लायक बनाने में और ब्रिटेन को तो ख़ास तौर पे बहुत मजबूती देने में चर्चिल साहब की मुख्य भूमिका है। इसीलिए ये नायक हैं। जो इन्हें नायक मानते हैं वो ये भी बताते हैं कि चर्चिल साहब ने 22 साल या 23 साल की उम्र में जाकर साउथ अफ्रीका में एक छिड़ी जंग में वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में ज़बरदस्त साहस का परिचय दिया था। अपनी जान पे खेल के इन्होंने जर्नलिज्म किया था और ब्रिटिश पब्लिक ने इसके लिए इन्हें बहुत सराहा भी था। जो इन्हें नायक मानते हैं वो ये भी कहते हैं कि 8-9 साल का वो लड़का जो लिस्प करता था, यानी कि जिसकी ज़बान में कुछ परेशानी थी, उसने केवल अपनी मेहनत और विल पावर के साथ न केवल इस लिस्प या ज़बानी परेशानी को हराया, पर अंग्रेज़ी ज़बान के सबसे बड़े पंडितों के रूप में उभरा। इतना बड़ा पंडित कि इसने अंग्रेज़ी ज़बान के कुशल यूज़ के साथ हारे हुए, डरे हुए द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त में अंग्रेज़ी समाज के लोगों का मनोबल बढ़ाए रखा और उन्हें बलिदान देने के लिए ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित भी किया। यही आदमी अपनी ज़बान की कुशलता के लिए इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ से भी पुरस्कृत हुआ। जो इन्हें नायक मानते हैं वो ये भी कहते हैं कि जो ब्रिटिश बुलडॉग था, यानी कि जो विंस्टन चर्चिल था, वो ब्रिटिश राज्य का, यानी कि ब्रिटिश राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा नायक था। जो इन्हें नायक मानते हैं उनका कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर को हराने के बाद और अपनी आंखें मुंद जाने के बाद भी चर्चिल एज अ चर्चिलियन विचार हमारे साथ मौजूद हैं। और देखा भी गया है कि दुनिया भर के बहुत से कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन नेता इत्यादि, चाहे वो कहीं के हों, चर्चिल की काफ़ी खूबियों को इस्तेमाल करते हैं अपनी मत को बनाने के लिए, अपनी जनता तक रीच करने के लिए। जैसे फ़र्ज़ कीजिए, आपने देखा होगा बहुत सारे नेता आजकल इस तरीके का सिंबल करते हैं। ये वी फॉर विक्ट्री भी चर्चिल साहब की ही देन है। या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कोल्ड वॉर हुई थी, जिसमें एक तरफ यूएसएसआर था और एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, इन दो विचारों के बीच जो दीवार थी, इसे चर्चिल साहब ने ही आयरन कर्टन के नाम से मशहूर किया था।
इन्होंने न केवल द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर को हराया था, पर आने वाले दिनों में जो रूस की लीडरशिप में टोटलिटेरियनिज्म यानी कि एक तरीके की तानाशाही देखी जा रही थी, उसके आने वाले अंदेशों को भी भांप कर कोशिश की थी कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के और देशों को मिलाकर इस वामपंथी तानाशाही को भी ये रोक सकें। तो ये तो हो गई इनके नायकत्व की बात। अब ज़रा गौर करते हैं उस विचार पे जो इन्हें खलनायक मान रहा है और इनके स्टैचू को हटाने की जो मत इन्हें खलनायक समझता है, जो इस स्टैचू या बुत को यहाँ से हटा देना चाहता है, उसने इस बात को उजागर किया है कि जीवन भर चर्चिल साहब की एक बहुत ही नस्लवादी रेसिस्ट सोच रही। इन्होंने अफ्रीकन मूल के कैरिबियन या वेस्ट इंडियन लोगों के खिलाफ बहुत अभद्र, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। भारतवर्ष के लोगों को भी इन्होंने बहुत पीड़ित किया अपनी वाणी से और अपनी नीति से। स्मरण रहे 1943 में आए बंगाल फैमिन का, जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के घाट पहुंच गए थे। उस भूखे अकाल से ग्रसित बंगाली समाज को मदद पहुंचाने की जगह उस राशन को इन्होंने अपनी जंग में कहीं वॉर के लिए डाइवर्ट कर दिया था। और जब इनसे कहा गया कि साहब इतने लोग मर रहे हैं, आप कुछ मदद पहुंचा दीजिए, राशन पहुंचा दीजिए बंगाल को, तो इन्होंने एक टिप्पणी की थी। एक मेमो था सरकारी, उसमें साइड में कलम से इन्होंने लिखा, हैज़ गांधी डाइड येट, यानी कि इतने लोग मर गए हैं, वो गांधी मरा या नहीं। साथ ही साथ गांधी जी जब जब सत्याग्रह करते थे या सिविल डिसोबीडियंस करते थे या अंग्रेज़ी समाज के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी बात रखते थे, उस वक्त भी चर्चिल साहब ने उन्हें कभी नेकेड फ़कीर कह के डिसमिस किया। भारत के लोगों को इन्होंने कहा कि ये बहुत बीस्टली हैं और इनका धर्म यानी कि हिंदुइज़्म या इस्लाम बहुत ही बीस्टली है, यानी कि भारत के लोग भी जानवर जैसे हैं और इनके यहाँ जो धर्म है ये भी जानवर जैसा ही है। इस पे मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर ये बहुत ही पीड़ादायी, अशोभनीय बातें थी। और इन्हीं अशोभनीय बातों के लिए, इनके विचार में आए हुए विभाजन के लिए, जहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई, दुनिया भर की सुविधा और संपन्न होने के बावजूद ये मनुष्य और मनुष्य में भेद करके देखते रहे। जिस साम्राज्यवाद या ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की ये हमेशा झंडा बरदारी करते रहे, वो भी मूलतः एक विभाजनवादी विचार था, जिसमें ये मत था कि यूरोप के लोग अफ्रीका या इंडिया या फार ईस्ट के लोगों से श्रेष्ठ हैं। यानी कि फिर इन्होंने लोगों में फ़र्क किया और डिफरेंट कंट्रीज़ में और डिफरेंट सिविलाइजेशंस में फ़र्क किया। इसी भेद बुद्धि के कारण इनका असंख्य योगदान, इनके काफ़ी हीरोइक एक्ट्स आज बहुत हद तक गौण हो चुके हैं कि इस कोरोना काल में ब्रिटिश समाज का, हिस्ट्री का सबसे महानतम नायक एक ताबूत में कैद है। या हमारे यहाँ आप कर्ण का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जो बहुत ज़बरदस्त धनुर्धर था, बहुत दानवीर था, यारों का यार था, पर वो हमेशा एक गलती की वजह से उसकी एक चवन्नी कम रही और इसीलिए हमने उसे कभी पूर्ण रूप से नायक नहीं समझा। यही चवन्नी इन्हीं की भी कम रह गई। विभाजन की सोच के कारण चर्चिल साहब की ये गत हुई है। पर अच्छी बात यह है कि लंदन के मेयर ने ये कहा है कि पूरे लंदन भर में और पूरे इंग्लैंड में जहाँ जहाँ स्टैचूज़ लगे हैं तथा कथित पुराने महान लोगों के, इनका एक ऑडिट किया जाएगा, जिसमें प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट, समाज के और अच्छे लोग, जनरल पब्लिक, हिस्टोरियंस, इन सब से बैठ के वार्ता की जाएगी आने वाले दिनों में। और इन सभी स्टैचूज़ का, इन पुरुषों का, क्योंकि ये ज़्यादातर पुरुष ही हैं, एक बार फिर इनकी विवेचना की जाए, ताकि ये देखा जाए कि ये स्टैचू जो इनके लगे हैं वो इस लायक हैं भी कि इनके स्टैचू लगे या इन्हें हटा दिया जाए। अगर आप ध्यान करेंगे, मैंने इससे पहले लखनऊ से रिलेटेड लगभग 1-2 महीने पहले एक जनरल हैवलक थे जिन्होंने गदर में लखनऊ के लोगों का बहुत संहार किया था, उत्तर भारत को बहुत पीड़ा पहुंचाई थी, उनका स्टैचू भी ट्रफालगर स्क्वायर पे लगा हुआ है। इस पे मैं 1-2 महीने पहले बात कर चुका हूँ। तो आशा है कि